नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं बिना ब्रेक की दिन भर की खबरों की। छोटे और मझोले उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक लॉन्च किया। इससे छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा। देश में लघु और मझोले कारोबारियों की सबसे बड़ी समस्या कर्ज होती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने मुद्रा बैंक लॉन्च किया है। इस बैंक के जरिए कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। प्रधानमंत्री ने विकास में छोटे उद्यमियों की भागीदारी का समर्थन किया है। इस बैंक का कुल एसेट 20,000 करोड़ का है। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी छोटे कर्ज देने के मामले में न्याय का भी काम करेगी। मुद्रा बैंक की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में की थी। कुटीर उद्योग और मझोले उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये एक बेहद अहम फैसला है। इससे 5 करोड़ 77 लाख कुटीर और मझोले उद्यमियों को फायदा होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौजूदा निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। वो मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा की जगह लेंगे। एच.एस. ब्रह्मा 18 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जैदी 1975 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर उनका कार्यकाल 2017 तक होगा। चुनाव आयुक्त के तौर पर 7 अगस्त 2012 को जैदी ने पदभार संभाला था। चुनाव आयुक्त बनने से पहले जैदी नागरिक उड्डयन सचिव के पद पर तैनात थे। जैदी 2005 से 2008 तक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिग्री ली है और डॉक्टरेट की उपाधि पा चुके हैं। बेमौसम बारिश से तबाह हुए किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे के लिए नुकसान का दायरा घटा दिया है। अब 33% नुकसान के बाद भी किसानों को पूरा मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अब 33% नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिलेगा। इतना ही नहीं, मुआवजे की रकम भी अब 1.5 गुना बढ़ा दी गई है। पहले नुकसान का दायरा 50% था, यानी 50% फसल नुकसान होने पर ही मुआवजा मिलता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद किसानों के हित में किया गया ये सबसे बड़ा फैसला है। इन सबके बीच किसानों के हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। टीम ने आज मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात की है। केंद्रीय दल यूपी में अलग अलग टीमें बनाकर सभी प्रभावित जिलों का दौरा करेगी और उसके बाद 10 अप्रैल को लखनऊ में फिर से समीक्षा बैठक होगी। उन्नाव में आज केंद्र सरकार की सचिव स्तर की टीम ने किसानों की बर्बाद फसल का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने माना कि किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत सरकार के विशेष सचिव आशीष भूटानी के नेतृत्व में आज टीम के सदस्यों ने उन्नाव के हसनगंज ब्लॉक के रहमतपुर और ख्वाजगीर गांव में फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने किसानों से बात कर उनसे बर्बादी की हकीकत परखी। किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की बर्बाद फसल की बलियों में एक भी अन्न का दाना नहीं निकला। उसके बाद टीम ने माना कि हाँ, यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है और हम इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेज रहे हैं। टीम ने फसल बर्बादी पर 3 स्तर पर मुआवजे दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने जो निर्धारित किया है उसके तहत सिंचित क्षेत्रों में फसल के नुकसान पर 9,000 प्रति बीघा, असिंचित क्षेत्र में 4,500 प्रति बीघा और बागवानी क्षेत्र में फसलों के नुकसान में 12,000 प्रति बीघा मुआवजा देने की सिफारिश हम केंद्र सरकार को करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की सिलसिलेवार हो रही मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मंडलवार कमेटियों का गठन किया है। इसके अलावा एक बड़ी कमेटी राज्य स्तर पर भी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता एपीसी आनंद मिश्रा करेंगे। दरअसल पूरे मामले में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है और अब मुआवजे को लेकर के भी लगातार विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है। ऐसे में सरकार लगातार एग्रेसिव मुद्रा में है और उसका कहना है कि वो लगातार फंड जारी कर रही है। पहले 200 करोड़ रुपए, फिर 301 करोड़ रुपए सरकार की ओर से जारी किए गए। इसके अलावा आकस्मिक निधि से भी 500 से ज्यादा करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो जिलाधिकारियों को उपयोग में लाने के लिए कही गई है। आज मुख्य सचिव की ओर से भी जारी आदेश में जिलाधिकारियों को ये कहा गया है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करें और जो लोग भी पीड़ित हैं उनकी मदद करें। दरअसल किसानों की मौत के आंकड़ों को लेकर के लगातार बातें आ रही हैं सामने, मीडिया में भी बातें सामने आ रही हैं। सरकार अपना पक्ष स्पष्ट रूप से सामने नहीं रख रही है। पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को मौत के मामले में मुआवजे का ऐलान कर रखा है। कृषि बीमा के अलावा राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता भी किसानों को दी जा रही है।
भले ही सरकारें या सरकारी अधिकारी कुछ भी दावा करें, लेकिन सूबे में बेमौसम बारिश की तबाही के बाद से शुरू हुआ किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक किसानों की मौत से उनके परिवार बेहाल है। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर भी किसानों को राहत नहीं दे पा रही हैं। केंद्र और राज्य से मिलने वाली सहायता राशि प्रति एकड़ करीब 7,284 रुपए होती है। कुल नुकसान के 1/3 हिस्से की भी भरपाई नहीं कर पा रही है। वहीं किसानों की बर्बाद फसल पर सियासी फसलें तेजी से लहलहा रही हैं। बीएसपी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसान खून का आंसू रो रहा है और किसान की तबाही का आलम यह है कि आज उसके सामने केवल रोने के सिवाय कुछ नहीं है। शादी करत तो अपनी बिटिया के रोवा में अब बचका छीदा करन जात तो देखिस की मोरी फसल में कुछ नहीं आए तो ये सोचो कि मैं अब जब काहे में शादी करी हूँ कर्जा वाले आवते हाँ, तो ये सोचो कि मैं अपनी जान हत्या कर दूँ। आज फांसी लगा ली। हाँ, आज फांसी लगा ली अपन दूरी होगा सब फायदे करा को अच्छा बैठ रहा है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा आज आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि ताजमहल पर लगातार आ रही पर्यटकों की संख्या का एक मुख्य कारण लगातार ताजमहल के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर का घटना है। पर्यटकों से जुड़ी समस्याओं व उसके निदान के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा आज आगरा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मेहता बाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पर्यटकों की संख्या में कैसे इजाफा हो इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ताजमहल का दीदार जल्द ही रात्रि में पर्यटक मेहता बाग से कर सकेंगे। इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। यमुना में बोटिंग को भी लेकर उन्होंने बढ़ावा देने की बात की। पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने ताजमहल के अलावा आगरा की और ऐतिहासिक इमारतों पर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने का दावा किया। 21 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का रोड मैप तैयार कर राज्य सरकार ने जनता के सामने रख दिया है। जहां एक और उत्तराखंड में आने वाले सभी यात्रियों को राज्य की कांग्रेस सरकार बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, तो वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के लीडर सरकार की चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। 3 सालों में जितनी भी यात्राएं चली हैं, चारधाम की यात्रा किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं थी। इस बार हम लोग और भी ज्यादा अलर्ट हैं और भी ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक ढंग से हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। पक्ष विपक्ष के इन आरोप प्रत्यारोप की रस्साकसी में देखना होगा कि प्रदेश में आने वाले यात्रियों को क्या वास्तव में मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी या फिर नहीं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने आज कानपुर में शहीद जवान अनमोल प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही वो बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। कानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला बोला। पर्रिकर ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों उठते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा में इतनी गाड़ियां लगा दी गई हैं, जिसके चलते मुझे खुद परेशानी हो रही है। पर्रिकर ने कहा कि वो अगली बार से लिख कर देंगे कि इतनी सुरक्षा उन्हें न दी जाए। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। वहीं रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यूपी को केंद्र सरकार सीधे तौर पर 95,000 करोड़ भेजती है। इसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 5,000 रूपए आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर पैसा लोगों के काम नहीं आता। पर्रिकर ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी करने और उन्हें मदद न देने का आरोप लगाती है, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश सरकार ने आज तक इस मदद के लिए कोई आवेदन किया ही नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार उन्हें मदद कैसे दे। बिजली की भारी किल्लत झेल रहे उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
अलकनंदा परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से बिजली मिलने जा रही है। दरअसल इस पूरी परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड के श्रीनगर इलाके में अलकनंदा जल विद्युत परियोजना शुरू होने वाली है। बिजली की डिमांड और सप्लाई में भारी असंतुलन का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के लिए उत्तराखंड की परियोजना वरदान साबित होने वाली है। श्रीनगर की अलकनंदा विद्युत परियोजना से 80 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें अनुबंध के तहत यूपी को कुल 80% बिजली मिलेगी। ये परियोजना उस वक्त शुरू हुई थी जब यूपी और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था। अनुबंध के मुताबिक परियोजना की उत्पादित बिजली का 12% उत्तराखंड के हिस्से में आएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश लगातार बिजली की भारी किल्लत झेल रहा है और ऐसे में दूसरे राज्यों से अगर सहायता मिलती है और खासतौर पर उत्तराखंड से अगर उसको सहायता मिलती है और अब अनपरा डी की परियोजना भी द्वितीय चरण जब जून से शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में आने वाले गर्मी के महीनों में डिमांड और सप्लाई के बीच का जो अंतर है वो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को पाटने में आसानी रहेगी। दिल्ली की सड़कों पर आज से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये आदेश दिया है और इसके लिए बाकायदा दिल्ली की सभी सीमाओं पर गाड़ी की पॉल्यूशन, उम्र और वजन को जांचने के आदेश दिए गए हैं। एनजीटी के इस फैसले के बाद दिल्ली की सड़कों पर करीब 10 लाख गाड़ियां कम हो जाएंगी। ट्रिब्यूनल ने सभी परिवहन अधिकारियों से इस तरह के वाहनों की सूची जल्द ही सौंपने को कहा है। पीठ ने यह भी आदेश दिया है कि राजधानी में प्रवेश के सभी पॉइंट्स पर प्रदूषण स्तर, वजन और गाड़ी की उम्र जांचने के लिए यूनिट्स लगाई जाएं। पीठ ने दुनिया के कई देशों का उदाहरण देते हुए ये कहा है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको साथ ही बता दें कि एनजीटी ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने वाले 15 साल से ज्यादा के सभी पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दी थी। डीएनडी टोल प्लाजा फ्री करवाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के तमाम सामाजिक संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज डीएनडी पर धरना दिया। उनका कहना था कि इस टोल ने अपनी सारी रकम वसूल ली है और इस टोल को फ्री किया जाना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे जमकर हंगामा हुआ, लेकिन टोल अब भी फ्री नहीं हो पाया। आपको बता दें कि ये टोल 2001 में बना था, तब इसमें 428 करोड़ की लागत लगी थी, जिसमें से 20 करोड़ नोएडा अथॉरिटी ने दिया था, क्योंकि ये टोल नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पे है। लेकिन उसके बाद अब तक इससे 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की जा चुकी है। इस पर लगी होर्डिंग और बैनर की कमाई अलग है। इस टोल को फ्री कराए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई है। उसके बाद कई बार धरना प्रदर्शन भी हो चुका है, लेकिन अब तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। टोल प्रशासन इकाई के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कहा गया कि 1 महीने का टाइम दीजिए, हम अपने मैनेजमेंट और शेयर होल्डरों से बात करके बताएंगे। इस हंगामे के बीच में 1 घंटे के लिए टोल फ्री किया गया था, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से टोल वसूले जाने लगा। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का गांव जयपुर अपने विकास मॉडल के तहत सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर से भाजपा सांसद वरुण गांधी का गोद लिया गांव बदहाल है। सुल्तानपुर जिले के बलीपुर गांव को बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गोद लिया था। आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए इस गांव के लोगों की उम्मीद थी कि उनकी भी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांव की स्थिति अभी भी बदहाल है। टूटी सड़कें, खराब हैंडपंप और बुनियादी सुविधाओं से महरूम स्कूल खुद ब खुद कहानी बयां कर रहे हैं। गोद लेने के बाद सांसद वरुण गांधी इस गांव में सिर्फ एक बार आए हैं और यह बताकर चले गए कि ये गांव उन्होंने गोद लिया है। गांव वाले आज भी नदी से लाकर पानी पी रहे हैं और महिलाएं शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत यह लक्ष्य रखा था कि हर एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का एक गांव का विकास करेगा, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सांसद उनके इस सपने को पानी फेर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह का 92वां संगीत महोत्सव आज से संकट मोचन मंदिर परिसर में शुरू हो गया। 92 वर्षों में पहली बार संकट मोचन संगीत समारोह में पाकिस्तान से कोई कलाकार शिरकत करेगा। विश्व प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली अपनी प्रस्तुति संकट मोचन संगीत महोत्सव में देंगे। आज जिन कलाकारों की प्रस्तुति इस महोत्सव में होनी है, उनमें गजल गायक गुलाम अली, उस्ताद अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, हरि प्रसाद चौरसिया और पंडित बिरजू महाराज प्रमुख रहेंगे। जमीन का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सुरों का बंटवारा नहीं हो सकता। जो स्वर है उसका कोई मजहब नहीं है, सारे गामा पाधा नहीं है। पूरे दुनिया का संगीत ये 7 सुरों के ऊपर आधारित है और म्यूजिक डजंट बिलोंग टू एनी रिलीजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को उन्होंने दी है और इस बात की उन्होंने उम्मीद जताई है कि गुलाम अली की प्रस्तुति से भारत पाक के बीच संबंध और मजबूत होंगे। मशहूर साहित्यकार नीरज गोपाल दास की किताब गीत श्री का विमोचन सीएम अखिलेश यादव ने किया। लखनऊ में सीएम आवास पर आयोजित एक समारोह में नीरज की किताब का विमोचन किया गया। किताब के विमोचन पर सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि नीरज जी के बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। सीएम ने साहित्यकार नीरज के आजीवन साहित्य में योगदान के लिए उन्हें साहित्य शिरोमणि सम्मान और राष्ट्र रत्न सितारे हिंद की उपाधि दी। सीएम ने नीरज को 21 लाख रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की। इसके अलावा डॉक्टर उदय को भी साहित्य शिरोमणि सम्मान और 21 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। सौभाग्य का बात है, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आदरणीय नीरज जी की किताब का विमोचन करने का मुझे मौका मिला है। मैं इस मौके पर श्री गोपाल दास नीरज जी को आजीवन साहित्य सेवा के लिए साहित्य शिरोमणि सम्मान सृजित करते हुए रुपए 21 लाख की राशि से सम्मानित करने के साथ साथ राष्ट्र रत्न सितारे हिंद की उपाधि से विभूषित करने की घोषणा करता हूं। बाराबंकी में सामने आई टीचर की दरिंदगी। पेंसिल रबर की चोरी के आरोप के बाद एक बच्चे की पीट कर हत्या, दूसरे की हालत नाजुक। बाराबंकी के द्वारिका प्रसाद मेमोरियल एकेडमी में क्लास 2 के 2 छात्रों को उनके प्रधान अध्यापक ने इतना पीटा कि एक छात्र की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चों के पास से चोरी के रबर और पेंसिल मिले थे, जिससे नाराज स्कूल के प्रधान अध्यापक ललित कुमार वर्मा ने दोनों मासूमों को इतना पीटा कि उनकी हालत बिगड़ गई। इस संदर्भ में उसके परिजनों ने एक तहरीर दी है। इस तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिस प्रिंसिपल ने इसकी बच्चे की पिटाई की थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। टीचर की हैवानियत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है, तो वहीं गैर इरादतन हत्या का आरोप दर्ज कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। इलाहाबाद में एक सिपाही पर एक छात्रा के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। सोनभद्र में तैनात सिपाही विजय के सरवानी पर आरोप है कि उसने इस छात्रा को शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी सिपाही विजय ने उसे 2 साल तक शादी का झांसा देकर अपनी पत्नी की तरह घर में रखा और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद छात्रा पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। किसी तरह स्त्री अधिकार संगठनों की मदद से पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इधर पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद स्थानीय पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। बीए में पढ़ने वाली इस छात्रा का यह भी आरोप है कि मामला महकमे से जुड़े होने की वजह से पुलिस इस आरोपी सिपाही को गिरफ्तार नहीं कर रही है। देवरिया में एक पीड़ित मां अपने बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी की गुहार लगा रही है। बेटे की हत्या के बाद पूरा परिवार बेसहारा हो गया है, तो वहीं कातिल बेखौफ घूम रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मृतक दीपक खुद पुलिस महकमे का कर्मचारी था, लेकिन अब वही पुलिस अपने ही कुलीग के परिवार की मदद नहीं कर रही है। मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के भेली पट्टी गांव का है। यहाँ रहने वाला दीपक नाम का युवक पुलिस विभाग में कार्यरत था। बीते 11 मार्च की शाम को वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था, लेकिन 12 मार्च को उसका शव गोरखपुर में शाहपुर जेल के बाहर मिला था। दीपक के शरीर पर चोट के गहरे निशान भी मिले, जिसके बाद परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। घटना के 1 महीने बीतने को हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चाहते हैं ना, मेरा लड़का पुलिस में था, उसको मार दिए और सब, कोई खोजवाई नहीं है। कातिल को सरकार जल्दी से ले पकड़ ले, कौन कातिल मारा है। इस मामले में पीड़ित मां अब बड़े अधिकारियों के चौखट पर मत्था टेक रही है। हालांकि आईजी जोन ने भरोसा दिलाया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर देंगे। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को फेसबुक के माध्यम से सूचना देने के बाद ग्रेटर नोएडा के साइड 4 से भारी मात्रा में मिट्टी का तेल बरामद किया गया है।
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा की साइड 4 में 40,000 लीटर मिट्टी के तेल को ग्रेटर नोएडा की कासना थाना पुलिस और एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी के बाद बरामदगी की गई है। इस मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद ये पता चला है कि ये जो मिट्टी का तेल था ये मथुरा रिफाइनरी से जो टैंकर है उनके माध्यम से लाया जाता था और जो टैंकरों के ड्राइवर हुआ करते थे उनको एक चिट्ठी दी जाती थी। उस चिट्ठी पर एड्रेस लिखा होता और उस एड्रेस के मुताबिक ही उन पतों पर ये केरोसिन को पहुंचाया करते थे। फिलहाल इन 5 आरोपियों से पूछताछ में काफी अहम जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है और भी कई लोगों से इसमें पूछताछ होगी। मथुरा रिफाइनरी में भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस केरोसिन को किस लिए दिया जाता था। ग्रेटर नोएडा में साइड 4 में जिस जगह इस केरोसिन को रखा गया था वहां जमीन के अंदर एक टैंकर बनाकर इसको रखा गया था और वहां नकली डीजल बनाने का कारोबार चलाया जाता था, जिसकी जानकारी एक शख्स ने जिलाधिकारी को फेसबुक पर दी और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। उन्नाव में बेशकीमती मूर्तियों की हुई चोरी। ग्रामीणों ने उन्नाव हरदोई राजमार्ग पर लगाया जाम। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली के दरौली में प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर से राधा कृष्ण की बेशकीमती मूर्तियां चोरी कर ली गयीं। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। हाल फिलहाल में उन्नाव के दर्जनों मंदिरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। इससे आक्रोशित गांव वालों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। उन्नाव हरदोई राजमार्ग जाम कर लोगों ने लगातार हो रही चोरियों पे पुलिस की नाकामी के खिलाफ विरोध जताया।